हेलो, मैं हूं डॉक्टर फैजी और आप देख रहे हैं चैनल रॉयल क्लासेस। चैनल रॉयल क्लासेस के कोर्स कोड 01 में आपका स्वागत है। चैप्टर 1 है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और वीडियो सीरीज थ्योरी 27 है। इसके पहले 26 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। मैं आपको बताऊं कि 26 में लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन खत्म किया गया था। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन खत्म किया गया था। असल हम लोग पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में कई लॉज हैं। पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हो चुका। फिर दूसरा था लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, हो चुका। ये तीसरा लॉ है जो वीडियो सीरीज थ्योरी 27 में हम लोग देख रहे हैं। इसे कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में कुछ बातें आपको बता दें। ध्यान दीजिए, ये वही लॉ है जिसकी मदद से डाल्टन साहब ने अपने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को दिया था। ये वही लॉ है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इसी लॉ की मदद से दिया गया था। ये तय है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन से डाल्टन साहब अपनी एटॉमिक थ्योरी पर किस तरीके से पहुंचे, ये हमारे कोर्स का विषय नहीं है। न इसका कोई बोर्ड में एग्जामिनेशन से कोई मतलब है, न कॉम्पिटिशन में कोई एग्जामिनेशन से मतलब है। हाँ, ये अलग बात है कि चैप्टर के बाद, चैप्टर के एडेंडम में, जब चैप्टर खत्म हो जाता है तो उसके एडेंडम वीडियोस में आप इसे देख सकते हैं अपने जिज्ञासा को शांत करने के लिए कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किस तरीके से डाल्टन साहब को डाल्टन एटॉमिक थ्योरी देने तक पहुंचाया है। तो ये वहां बात होगी एडेंडम वीडियोस में, लेकिन इसका कोई लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन से डाल्टन साहब एटॉमिक थ्योरी तक पहुंचे ये बात आपको जाननी है, लेकिन ये कैसे पहुंचे इससे कोई मतलब आपको नहीं है। चलिए पहले बात करते हैं कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है क्या। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को पढ़ने के लिए कुछ डिस्कशन कर लिया जाए तो बेहतर रहेगा। डिस्कशन कर लिया जाए तो बेहतर रहेगा। हम सब जानते हैं रेशियो। हम सब जानते हैं रेशियो। रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन बिटवीन टू एटम्स। रेशियो का मतलब है कंपैरिजन, कंपैरिजन बिटवीन टू एटम्स या टू क्वांटिटीज, नॉट एटम, टू क्वांटिटीज, कोई भी क्वांटिटीज हो सकता है। बिटवीन टू क्वांटिटीज, कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज। जैसे दो वेट के का कंपैरिजन, राम है उसका वेट 100 kg है, श्याम है उसका वेट 50 kg है। तो राम के वेट और श्याम के वेट का कंपैरिजन करें तो हमें रेशियो की जरूरत पड़ती है। रेशियो बिटवीन टू क्वांटिटीज, क्लियर है। जैसे एलिमेंट ए है, एलिमेंट ए है और एंड एलिमेंट बी है, एंड एलिमेंट बी है, एलिमेंट बी है। एलिमेंट ए का मास एम ए है और एलिमेंट बी का मास एम बी है। वी कैन कंपेयर दीज मास। तो अगर कंपेयर करना होगा तो हम लिखेंगे एम ए अपॉन एम बी। तो ये हो जाएगा रेशियो ऑफ मास ऑफ एलिमेंट ए एंड बी। रेशियो ऑफ मास ऑफ एलिमेंट ए एंड बी। तो ये सब हम जानते हैं, बचपन से ही जानते हैं रेशियो का क्या मतलब होता है। क्लियर हो गई बात। अब रेशियो के बाद एक और टर्म है जिसे हम जान जाए, वो है प्रोपोर्शन। रेशियो के बाद एक और टर्म है जिसका नाम है प्रोपोर्शन। रेशियो के बाद एक और टर्म है जिसका नाम क्या है, प्रोपोर्शन। क्या है भाई प्रोपोर्शन, वो चेक करिए। प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो। इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो इज नोन एज प्रोपोर्शन। इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो, इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो is known as equality of two ratio is known as proportion, known as proportion। जैसे मान लेते हैं कोई रेशियो x बाई y है और कोई दूसरा रेशियो p बाई q है। अगर ये दोनों इक्वल है तो हम कहेंगे
दीज आर द प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन है, ये प्रोपोर्शन है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आप 9 10 से ही जानते हैं, 9 10 क्या 6 7 से जानते हैं। अब एक और बात है जिसे हम लोग देख रहे हैं, वो है मल्टीपल। मल्टीपल, मल्टीपल के बारे में थोड़ी बात कर ली जाए। व्हाट डज इट मीन? देखिए, मल्टीपल पर कुछ बात नहीं कहेंगे, सीधे हम आपको पता है एग्जांपल के तौर पर मैं अगर कहता हूं मल्टीपल ऑफ 2, क्या मतलब 1 into 2 कॉमा, ये एक मल्टीपल ऑफ 2 है, 2 into 2 ये एक मल्टीपल ऑफ 2 है, 1 into 2 बराबर 2, 2 into 2 बराबर 4, तो 4 इज द मल्टीपल ऑफ 2, 3 into 2, 3 into 2 it is the multiple of 2, 4 into 2 it is the multiple of 2 and so on। वैसे ही अगर हम बात करें मल्टीपल ऑफ 3, तो हम सब जानते हैं क्या होगा, 1 into 3, ठीक है, 2 into 3, 3 into 3 एंड सो ऑन। तो ये है मल्टीपल, ये सब हम जानते हैं। अब मैं ये मल्टीपल बता क्यों रहा हूं, देखिए, हम मल्टीपल ऑफ रेशियो की भी बात कर सकते हैं, मल्टीपल ऑफ रेशियो की भी बात कर सकते हैं, मल्टीपल ऑफ रेशियो की भी बात कर सकते हैं। क्लियर है? अगर हम मल्टीपल ऑफ रेशियो की बात करें, मल्टीपल ऑफ रेशियो की भी बात कर सकते हैं। क्या है मल्टीपल ऑफ रेशियो? जैसे मैं कहूं मल्टीपल ऑफ x बाई वाई, मल्टीपल ऑफ x बाई वाई, तो बराबर हम लिख सकते हैं 1 into x बाई वाई, कॉमा 2 into x बाई वाई, कॉमा 3 into x बाई वाई एंड सो ऑन। इन जनरल बात करें तो हम लिख सकते हैं n into x बाई वाई। n क्या है? एक किस्म से एक फैक्टर्स है। तो ये मल्टीपल ऑफ रेशियो हमने बताया। अब ये सब मैंने इसलिए बताया कि इनका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में इस्तेमाल है क्या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता क्या है वो देखिए। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता क्या है उसे देखने की कोशिश करिए। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता यह है कि अगर कोई एलिमेंट है, एलिमेंट ए है, ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट ए है, एलिमेंट ए एंड बी है, एलिमेंट ए एंड बी है। अगर कोई एलिमेंट ए और बी है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट ए और बी दो तरीके का कंपाउंड बनाता हो, एलिमेंट ए और बी जो है दो तरीके का कंपाउंड बनाता हो। जैसे मैं कहूं कि सपोज दैट एलिमेंट ए ने, ए एंड बी ने एक कंपाउंड बनाया है, कंपाउंड 1, कंपाउंड 1। एलिमेंट ए एंड बी ने क्या बनाया है? कंपाउंड 1 मान लेते हैं। तो कंपाउंड 1 में एम और ए का अपना मास रेशियो होगा, एम ए अपॉन एम बी बराबर एक्स बाई वाई, मैंने माना। इसे हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, एम ए अपॉन एम बी 1 मतलब कंपाउंड 1 मतलब कंपाउंड 1, ये एक्स बाई वाई है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता क्या है उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। कहता है कि अगर कोई कंपाउंड 2 भी बनाया है इन्होंने, निश्चित रूप से कंपाउंड 1 अलग है और कंपाउंड 2 अलग है, लेकिन दोनों का कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट जो है वो ए एंड बी ही है। कंपाउंड 1 ए एंड बी से बना है, कंपाउंड 2 वो भी ए एंड बी से बना है, लेकिन कंपाउंड 1 अलग है, कंपाउंड 2 अलग है, तो निश्चित रूप से उसके अंदर मास रेशियो भी अलग होगा। तो अगर हम मास रेशियो की बात करें तो इसमें मास रेशियो ए और बी का मास रेशियो जो है हमें मिला है P बाई क्यू, मान लेते हैं P बाई क्यू। क्लियर हो गई बात? क्या मिला है? P बाई क्यू। एग्री? हमें मिला है P बाई क्यू। चलिए समझिए इस बात को, मैं क्या करना चाह रहा हूं अभी, इसे समझिए।
अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है, ध्यान दीजिएगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है कि अगर हम मास ऑफ ए और मास ऑफ बी का, जो कि कंपाउंड 2 है, कंपाउंड 1 भी हो सकता है, कंपाउंड 2 की बात करें, ये P बाई Q है, इसे अगर हम इसमें Q को बदल दें, समझिएगा, Q को Y कर दें, इसे हम Y में कन्वर्ट कर दें, ये Q है इसे Y में कन्वर्ट कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये अगर Y करेंगे तो निश्चित रूप से Q में कोई गुना या भाग करना पड़ेगा, इसे किसी अंक से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होगा। मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से अगर ये y हुआ है, अगर सपोज दैट मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर मैं q को बदलूंगा तो p भी बदल जाएगा। मान लीजिए ये p बदलकर r आ गया है, जरूरी नहीं कि x आए, ध्यान दीजिएगा, कोई ये ना समझ ले कि y क्या तो x आना तय है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। q को हमने y में बदला है तो मान लेते हैं ऊपर r आ गया है, ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं ऊपर r आ गया है। ऐसा हम कर सकते हैं, q को किसी टर्म से गुना या भाग करेंगे, जिस टर्म से गुना या भाग करेंगे उसी टर्म से p को भी गुना या भाग करेंगे, तो हमें एक नया रेशियो मिल जाएगा, एक नया रेशियो मिल जाएगा। ध्यान दीजिए, p बाई क्यू और r बाई वाई बराबर होगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम दे सकते हैं, मान लेते हैं जैसे सपोज दैट, इसे समझने के लिए x बाई वाई बराबर है 5 बाई 15 मान लेते हैं, और p बाई क्यू बराबर है, मान लेते हैं p बाई क्यू बराबर है 1 बाई 5। देखिए ये मान लिया, अगर मैं q को y बनाना चाहूंगा तो मैं क्या कर सकता हूं, 5 इंटू 3, तो ऊपर भी 3 करना होगा, तो 3 बाई 15 हो जाएगा। तो देखिए नीचे वाला दोनों टर्म बराबर हो गया, जरूरी कि ऊपर वाला टर्म भी बराबर हो, क्लियर है ना। तो मैंने यही किया है कि q को y में कन्वर्ट कर दिया, क्लियर है। जब q को y में कन्वर्ट कर देंगे तो अपने पास एक मिल गया एक नया रेशियो r बाई वाई। ये r बाई वाई और p बाई क्यू सेम है, यहां देख लीजिए, यहां भी सेम है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है कि ma मास ऑफ a अपॉन मास ऑफ b, मास ऑफ a अपॉन मास ऑफ b 2 जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, कोई मल्टीपल होगा, सम मल्टीपल ऑफ, जैसे n करने ऑफ मल्टीपल ऑफ n ma अपॉन mb 1, ये होगा। कब, ध्यान दीजिएगा, कब, जब हम एक को सेम बना देंगे, एक को सेम बना देंगे, जैसे y अगर x बटा y है तो p बाई क्यू में भी नीचे वाले को सेम बना दिया जाए, तो क्या कहलाएगा, ये दोनों n मल्टीपल होगा, यानी कि ऊपर का मिटा रहे हैं, यानी कहना है इनका ये कहना है कि अगर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का ये कहना है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का ये कहना है कि ma अपॉन mb2 यानी कि r बाई वाई इज इक्वल टू होगा n इंटू, ध्यान दीजिएगा, x बाई वाई, n इंटू x बाई वाई। यही लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, इट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यही लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। बात समझ में आ रहा है। अभी हम इसे एग्जांपल से भी चेक करेंगे, एग्जांपल से भी चेक करेंगे, इसे अभी हम एग्जांपल से भी चेक करेंगे, तो आप समझ जाइए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये है कि कोई एलिमेंट है a एंड b, उसने दो कंपाउंड बनाए, कंपाउंड 1 कंपाउंड 2, तो निश्चित रूप से कंपाउंड 1 में अलग मास रेशियो होगा, कंपाउंड 2 में अलग मास रेशियो होगा, कोई शक नहीं कि दोनों में अलग अलग होगा, क्योंकि कंपाउंड ही अलग है। अब देखिए, लॉ ऑफ मल्टीपल कहता है कि अगर हम उस मास रेशियो में कोई एक हमने नीचे का सिलेक्ट किया है बराबर कर दें, कोई एक बराबर कर दें, तो मास रेशियो ऑफ वन कंपाउंड ए मल्टीपल ऑफ मास रेशियो ऑफ अदर कंपाउंड हो जाएगा। यानी ये सेकेंड का जो मास रेशियो है वो पहले के मास रेशियो का मल्टीपल होगा।
इसे एक एग्जाम्पल से जब तक नहीं देखेंगे ये क्लियर नहीं होगा। तो पहले हम एक एग्जाम्पल से इसे देखने की कोशिश करते हैं। सी विथ वन ऑफ द एग्जाम्पल, सी विथ वन ऑफ द एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से इसे देखने की कोशिश करिए। देखिए मैं बता रहा हूं कि एक एलिमेंट लेते हैं नाइट्रोजन, समझिएगा, एक एलिमेंट लेते हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन से ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन से दो कंपाउंड बनाया जाए। कंपाउंड वन, कंपाउंड वन ये है N2O, कंपाउंड वन क्या है N2O। अगर इसे हम बनाएंगे तो अपना मास रेशियो क्या मिलने जा रहा है हमें, Mn या MO अपॉन Mn क्या मिल जाएगा 16/28। देख लीजिए 16/28। अब कंपाउंड बी बनाया है हमने या 2 बनाया है, कंपाउंड 2, कंपाउंड 2, कंपाउंड 2 NO है, कंपाउंड 2 जो है NO है, क्लियर है। NO में अपना मास रेशियो हो जाएगा MO अपॉन Mn बराबर हो जाएगा 16/14। दोनों दो रेशियो है, देख लीजिए। अब अपना काम क्या है, कंपाउंड 2 के नीचे जो 14 है उसे हम 28 बना लेते हैं, इसे हम 28 बना लेते हैं, जैसे y वहां बनाया था, है ना। तो हम लिख सकते हैं MO, चेक करिएगा, MO अपॉन Mn2, 2 मतलब कंपाउंड 2, कंपाउंड 2 का नाम भी मुझे मालूम है तो मैं नाम ही लिखता हूं NO बराबर क्या हो जाएगा भाई 16/14, या हम इसे लिख सकते हैं 16 इंटू 2/14 इंटू 2, 14 इंटू 2 करने से 28 हो गया, तो इसे हम लिखेंगे 32/28, लिख सकते हैं कि नहीं, 32/28। अब देखिए क्या हो गया, क्या हम लिख सकते हैं MO अपॉन Mn, NO बराबर, ध्यान दीजिएगा, बराबर 2 इंटू 16/28, 2 इंटू 16/28, 2 इंटू 16/28 मतलब 32/28, मतलब 2 इंटू MO Mn कंपाउंड N2O। तो यही है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि अगर रेशियो में ये दो मास बराबर कर दिए जाएं तो ऊपर के जो मास है वो मल्टीपल होंगे, ऊपर के जो मास है वो मल्टीपल होंगे डिफरेंट कंपाउंड्स में, ऊपर के जो मास है वो क्या होगा, मल्टीपल होगा डिफरेंट कंपाउंड में। क्या ये समझ में आ गई बात, ऊपर के जो मास है वो मल्टीपल होगा डिफरेंट कंपाउंड में। चलिए अब मैं ये देखता हूं कि इसे शब्दों में कैसे बयान किया जाए। ये जो मिला मुझे, ये कहां मिला, ये तो मुझे मिला मैथमेटिकली मैंने बात की, अब इसे शब्द में कैसे बयान करें। तो शब्द में इसे लिखते हैं या इसे बोलते हैं कि when two elements combine together to form two or more than two compounds। सही बात है, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक, जब दो एलिमेंट दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाता है, लिखेंगे when two or more than two element, when two or more than two element combine together, क्या लिखेंगे, when two or more than two element, दो एलिमेंट के साथ हम लोगों ने बात की, ज्यादा भी हो सकता है, when two or more than, नहीं इसमें more than मत करिए, टू ही रखिए, when two elements, when two elements, ठीक है, combined together, combined together, when two elements combined together to form, when two elements combined together to form two or more than two
two or more than two or more than two different compound, two or more than two different compound, two or more than two different compound, when two elements combine together, ठीक है, combine together to form two or more than two compounds, then the mass of one element, अब यहीं से समझिए, then the mass of one element, एक एलिमेंट का मास, then the mass of one element which combines with, then the mass of one element, समझिएगा इस चीज को, इस पर गौर करिए, then the mass of one element which combines with fixed mass of other element, which combines with fixed mass of other element, two different compound हो गया ना, यहां तक लिख लिया आपने, उसके बाद क्या लिखेगा, then the mass of one element, then the mass of one element which combines with fixed mass of other element, अभी और क्लियर करेंगे, which combines with fixed mass of, then mass of one element, एक एलिमेंट है one element, then the mass of one element, मैंने लिखा ही नहीं, one element, ठीक है, which combines with fixed mass of other element, ये ध्यान देना है, इसमें क्या होता है, एक एलिमेंट का मास जो फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट से रिएक्शन करता है ना, आर इन सिंपल रेशियो ऑफ होल नंबर, आर इन सिंपल रेशियो ऑफ होल नंबर, आर इन सिंपल रेशियो, ये भी समझने की चीज है, आर इन सिंपल रेशियो ऑफ होल नंबर, आर इन सिंपल रेशियो ऑफ होल नंबर, आर इन सिंपल रेशियो ऑफ होल नंबर। क्या मतलब है, समझिए इस चीज को। कहता है कि अगर हम कोई, ध्यान दीजिएगा, दो एलिमेंट लेते हैं और कंबाइन करके वो दो से ज्यादा या दो से ज्यादा डिफरेंट कंपाउंड बनाता है, तो उसमें एक एलिमेंट का मास जो फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट से रिएक्शन करता है, ठीक है, वो सिंपल रेशियो में होता है। अब इसका फिर से मतलब समझिए, हमने क्या बनाया था, ध्यान दीजिए, एम ए अपॉन, ध्यान दीजिएगा, एम बी 2 बराबर क्या आपने को मिला था, एन इंटू, ठीक है, आर बाई वाई, चेक करिए, मिला था एन इंटू एक्स बाई वाई, ध्यान दीजिएगा, कब मिला था, ये एक्स इंटू वाई क्या था, एन इंटू एम ए अपॉन एम बी इन कंपाउंड 2 1 था। मैं इसे ध्यान दिलाता हूं, आप समझिएगा। इसमें ये इसका वैल्यू अपने को क्या मिला था, आर बाई वाई, ठीक है, और इसका वैल्यू अपने को क्या मिला था, ध्यान दीजिए, एक्स बाई वाई, तो एन इंटू एक्स बाई वाई, चेक करिए, ये अपने को मिला था। तो यही बात वो कह रहा है कि व्हेन दो एलिमेंट कौन है, ए और बी, व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मोर देन 2 डिफरेंट कंपाउंड, 2 से ज्यादा कंपाउंड से वो रिएक्शन कर रहा है, तो कहता है कि देन मास ऑफ वन एलिमेंट, ए का मास ऑफ वन एलिमेंट कंबाइंस विद फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, यानी अदर एलिमेंट कौन है, अगर वन एलिमेंट ए है तो अदर एलिमेंट बी है, मास ऑफ वन एलिमेंट कंबाइंस विद फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। देखिए ये y और y b का मास है, दोनों केस में ये फिक्स है, ठीक है, फिक्स है, ये दोनों फिक्स है, और जो ये अदर एलिमेंट है, ये वन एलिमेंट है, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो b का मास मैंने फिक्स कर दिया, मास ऑफ b एलिमेंट वुड बी फिक्स्ड, बट मास ऑफ वन एलिमेंट, मास ऑफ a एलिमेंट इज नॉट फिक्स्ड। तो कहता है मास ऑफ वन एलिमेंट मतलब a एलिमेंट कंबाइंड विद फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, यानी कि b एलिमेंट, ये देखिए फिक्स्ड मास है ना, तो
तो कहता है कि आर इन सिंपल रेशियो, तो ये जो मास है आर और ये जो मास है एक्स, देखिए वो सिंपल रेशियो में है। कैसे है? ये आर है, ऊपर का वैल्यू आर है तो ये एन इंटू एक्स है, तो क्या हम लिख सकते हैं दैट मीन आर बाई एक्स बराबर एन। भाई वाई वाई बराबर है तो इसे हम ऐसे लिख लेते हैं, दैट मीन्स क्या हो गया आर इज इक्वल टू एन एक्स, दैट मीन्स वी कैन से आर बाई एक्स इज इक्वल टू एन। तो ये होल नंबर है कि नहीं? ये होल नंबर है कि नहीं? एन अपना क्या है? होल नंबर ही तो है। तो इसे ही लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है कि मास ऑफ वन, जब दो एलिमेंट है और कई कंपाउंड बनाता है तो उसमें एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दीजिए और एक एलिमेंट का मास उस फिक्स्ड मास से रिएक्शन कराइए। तो यहां देखिए मैंने बी का मास फिक्स कर दिया है, बी का मास जब मैंने फिक्स कर दिया तो ये वाई हो गया। बी का मास जब हमने फिक्स कर दिया तो दोनों केस में वाई है, लेकिन पहले केस में ए वाई से जो रिएक्शन करता है वो आर है, दूसरे केस में ए वाई से जो रिएक्शन करता है वो एक्स है। तो कहता है आर और एक्स के बीच में क्या रिलेशन है, आर और एक्स के बीच में क्या रिलेशन है? तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है ये रिलेशन है होल नंबर का मल्टीपल, आर इन सिंपल रेशियो ऑफ होल नंबर, दैट इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, दैट इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। यही लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। क्या ये नहीं समझ में आई बात? कहता ये है, फिर समझा देते हैं कि ए और बी ने दो कंपाउंड बनाए हैं, ए और बी ने कंपाउंड 2 बनाया है, कंपाउंड 1 बनाया है। दोनों के मास रेशियो में हमने क्या किया है, एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर लिया है, जैसे बी के मास को यहां फिक्स कर लिया है, तो y और y है दोनों केस में। तो कहता है कि अब a पहले कंपाउंड में जो मास रखेगा और a जो दूसरे कंपाउंड में मास रखेगा, इन दोनों के बीच एक रिलेशन होगा और ये रिलेशन क्या होगा? सिंपल रेशियो का होगा। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होगा और ये रिलेशन जो है सिंपल रेशियो का रिलेशन होगा। ये रिलेशन कैसा होगा अपना? सिंपल रेशियो होगा। ये रिलेशन जो है सिंपल रेशियो होगा, इनके बीच में सिंपल रेशियो ऑफ होल नंबर होगा, ऑफ होल नंबर होगा, सिंपल रेशियो ऑफ होल नंबर होगा इसमें आर और एक्स के बीच में, यानी कि मास ऑफ ए के मास ऑफ ए के बीच में, मास ऑफ ए पहले कंपाउंड में, मास ऑफ बी दूसरे कंपाउंड में, इनके बीच रिलेशन सिंपल होल नंबर का होगा। शर्त लागू है। शर्त क्या है कि दोनों केस में मास ऑफ बी को कांस्टेंट करें। तो यही है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में हम लोग और भी बात कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए कैसे, जैसे नाइट्रोजन का ही केस देखिए, फॉर एग्जांपल देखिएगा N2O, दूसरा है NO, क्लियर है, तीसरा है अपने पास N2O3, चौथा है N2O4, अब पांचवा है N2O5। देखिए नाइट्रोजन कितने किस्म के कंपाउंड बना रहे हैं? 1 2 3 4 5। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर 5 प्रकार के कंपाउंड बना रहे हैं। इसमें देखिए 28 और 16 रेशियो है कि नहीं? इसमें कितना है? 14 और 16 रेशियो है। इसमें 28 और 48 रेशियो है। इसमें 28 और 64 रेशियो है। इसमें 28 और 80 रेशियो है। तो हम क्या देखते हैं कि नाइट्रोजन का सभी जगह फिक्स्ड है, सभी जगह फिक्स है, तो इसे ही फिक्स मान लेते हैं। एक यहां फिक्स नहीं है तो इसे चेंज कर लेते हैं। अगर इसे हम 22 करेंगे तो ये 32 हो जाएगा, 22 करेंगे तो ये 32 हो जाएगा। तो एक एलिमेंट फिक्स है, एक एलिमेंट का मास फिक्स है, तो हमें देखना है कि जो दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन है वो डिफरेंट कंपाउंड में उनके मास के बीच में रेशियो क्या है। तो पहले में 16 है, दूसरे में 32 है, तीसरे में 48 है, चौथे में 64 है, पांचवें में 80 है।
इनके मास रेशियो को देखिए। तो इनके मास रेशियो को अगर देखेंगे तो 16, 32, 48, 64 और 80 मिल रहा है अपने को, ठीक है, ये मिल रहा है। तो इसे अगर और सिंपलिस्ट करेंगे तो 1, 2, 3, 4 और 5 मिल रहा है। ये रेशियो क्या है? होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो। यही है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इट इज नोन एज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसे ही हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहते हैं। इट इज नोन एज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। यही है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या ये समझ में आई बात? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि जब दो एलिमेंट दो से या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाता है तो उनमें एक एलिमेंट का मास फिक्स कर लीजिए, एक एलिमेंट का मास फिक्स कर लीजिए और बाकी जो दूसरा एलिमेंट है वो डिफरेंट कंपाउंड में उसके क्या मास है वो पता लगा लीजिए, उनका रेशियो चेक करिए। अगर ये रेशियो सिंपल होल नंबर में आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को साबित कर रहा है, दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को क्या कर रहा है, साबित कर रहा है या दिखा रहा है। कहीं कोई दिक्कत? और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं नाइट्रोजन के अलावा, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन से बात करें। जैसे हम कार्बन और ऑक्सीजन से बात करें, कार्बन और ऑक्सीजन की अगर बात की जाए, ध्यान दीजिएगा, कार्बन और ऑक्सीजन की बात अगर की जाए तो क्या हो जाएगा, कार्बन के पास कितना कार्बन दो किस्म के कंपाउंड बना सकता है। जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल CO एंड CO2। इसमें कार्बन क्या है बनाया भाई, 12 इंटू 16। इसमें क्या है, 12 इंटू 32। देखिए चेक करिए, दोनों केस में चेक करिए क्या हमें देखने को मिलता है, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है या नहीं, ये और ये बराबर है। तो बचा क्या, इन दोनों के रेशियो को देखिए, आप इन दोनों के रेशियो को देखिए। तो इनका रेशियो अपने को क्या मिला, 16:32, मतलब 1:2। तो यही लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। आप SO2 SO3 भी चेक कर सकते हैं। सल्फर का क्या है 32, ये भी 32, 32, 48। तो ये हमने फिक्स कर लिया। तो इन दोनों का रेशियो अपने को देखना है। इन दोनों का रेशियो क्या मिलता है, 32, 48, मतलब 2:3। तो ये भी होल नंबर रेशियो है। तो ये सब बातें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को क्या कर रहा है, साबित कर रहा है। क्लियर है? अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पर एक क्वेश्चन देख लिया जाए। देखिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस पर एक क्वेश्चन हम बना लें, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं और ये देखेंगे कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को ये कैसे साबित करता है। एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है, एक कंपाउंड हम लोग बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक कंपाउंड एक कंपाउंड लेते हैं, एक मिनट, कंपाउंड एक कॉलम बनाते हैं, एलिमेंट X, ध्यान दीजिएगा, और ये है एलिमेंट Y, ये है एलिमेंट Y, एलिमेंट Y, एक है एलिमेंट X, एक है एलिमेंट Y। कंपाउंड 1, कंपाउंड 2, मतलब ये है कि ये जो एलिमेंट X है और एलिमेंट Y है, ये दो किस्म के कंपाउंड बना रहा है। एलिमेंट X और एलिमेंट Y जो है कितने किस्म का कंपाउंड बना रहा है, दो किस्म का कंपाउंड बना रहा है। क्लियर हो गई बात? इसमें कह रहा है कि एलिमेंट X 0.324 ग्राम कंपाउंड 1 में इस्तेमाल हुआ है। कितना, 0.324 ग्राम, यानी कंपाउंड 1 जो है उसमें एलिमेंट X का जो मास है 0.324 ग्राम है और एलिमेंट Y का जो मास है वो है 0.47 ग्राम, 0.471 ग्राम, 0.471 ग्राम में है, ठीक है। यही दो एलिमेंट X और Y कंपाउंड 2 भी बना रहा है। तो कंपाउंड 2 में एलिमेंट X है 0.117 ग्राम, कितना है, 0.117 ग्राम, और एलिमेंट Y कितना है भाई, एलिमेंट Y जो है वो है 0.509 ग्राम, 0.509
0.509 ग्राम। आपको इस डाटा की मदद से ये तय करना है कि क्या ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को इलस्ट्रेट कर रहा है। प्रूव लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, प्रूव लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, प्रूव लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को आप प्रूव करें, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को आप प्रूव करें। देखिए मैं इसे प्रूव करता हूं। कंपाउंड 1 की बात करते हैं, कंपाउंड 1 की बात करते हैं। देखिए आप लोग को मैं राय दूंगा कि वीडियो पॉज करके पहले खुद बनाइए, उसके बाद जो है बना हुआ देखा कीजिए ना। कंपाउंड 1 की बात करें तो हम लिख सकते हैं कंपाउंड 1 में मास ऑफ x अपॉन मास ऑफ y बराबर है 0.324 अपॉन 0.471। ये हो गया कंपाउंड 1 का। अब कंपाउंड 2 में बात करते हैं। कंपाउंड 2 में बात की जाए, कंपाउंड 2 में हमें क्या करना होगा कि किसी एक को कांस्टेंट बनाना होगा, किसी एक को कांस्टेंट बनाना होगा। जरूरी नहीं कि हम नीचे वाले को ही बराबर बनाएं, ऊपर वाले को भी बना सकते हैं, किसी एक को बनाना होगा। इस बार थोड़ा चेंज के लिए ऊपर वाले को ही कांस्टेंट करते हैं, ऊपर वाले को ही हम कांस्टेंट बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम देख रहे हैं कि मास ऑफ एलिमेंट x जो है वो 0.324 ग्राम अपॉन 0.47 ग्राम है, यानी ये इसका क्या मिल गया, हमें एक रेशियो मिल गया। कंपाउंड 2 में बात करते हैं। कंपाउंड 2 में कोई भी मास मैच नहीं कर रहा है, ना x का ना y का। तो मैं क्या करता हूं कि इसमें मैं मैच कराता हूं। इस बार मैं ऊपर वाले को कांस्टेंट करता हूं, इस बार मैं ऊपर वाले को कांस्टेंट करता हूं। तो मैं ऐसा करूंगा, मैं लिखूंगा, देखिए ध्यान से, मैं लिखूंगा इस तरीके से, सिंस 0.117 ग्राम x कितने से रिएक्शन करता है भाई, 0.509 ग्राम y से करता है। तो इसका मतलब है 1 ग्राम x कितने से रिएक्शन करेगा, 0.509 बाई 0.117 ग्राम y से, कितना y से रिएक्शन करेगा। तो ये 0.324 से, अगर हम 0.324 ले लें, 0.324 ग्राम x ले लें, तो क्या हो जाएगा 0.509 इंटू 0.324 अपॉन 0.117 ग्राम y से ये रिएक्शन करेगा। तो इस बार हमने क्या किया है, ऊपर वाले को ही कांस्टेंट बनाया है। अब इसे गुना करते हैं, थोड़ा गुना बड़ा हो जाएगा, तो मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करता हूं। 0.509 मल्टीप्लाइड बाई 0.324 बराबर आ गया 0.164916। इसको डिवाइड करना है अपने को, 0.17 नहीं, गलत हो गया ना, 117 है। फिर से मैं करता हूं, 0.509 मल्टीप्लाइड बाई 0.324। तो ये मिल गया आपको प्रोडक्ट, उसको डिवाइड करना है 0.117 से। ये मिल गया अपने को 1.409538465153। मैं थोड़ा सा ले लेता हूं, 1.4095 ले लेता हूं ग्राम वाई, इतना ग्राम वाई, ठीक है। तो ये हो गया अपने को कंपाउंड 1 का रेशियो, और ये है अपने को कंपाउंड 2 का रेशियो निकालना होगा। देखिए हम कंपाउंड 2 का रेशियो निकालते हैं। यहां देखिए कंपाउंड 2 में अगर बात की जाए तो मास ऑफ x अपॉन मास ऑफ y अपने को क्या मिलने जा रहा है। अगर हम 0.324 ग्राम लेते हैं, क्या लेते हैं, 0.324 ग्राम लेते हैं, तो y कितना हो जाता है, 1.4095। अब देखिए ऊपर वाला
दोनों केस में, ऊपर वाला दोनों केस में सेम है, तो हमें इनके बीच का रेशियो देखना होगा। 0.471 और 1.4095 के बीच का रेशियो देखना होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो अगर हम इसे रेशियो देखें तो हम क्या देखेंगे, यहां देखिए मास ऑफ वाई, वाई का देखना है ना, मास ऑफ वाई इन कंपाउंड 1 अपॉन मास ऑफ वाई इन कंपाउंड 2, अपने को क्या मिल रहा है 0.471 अपॉन 1.4095। ठीक है, एक काम करिए, इसे 0.471 को 2 से 3 से 4 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये मल्टीपल प्रोपोर्शन ही होगा। तो मैं करता क्या हूं कि सिंपलेस्ट रेशियो से ही डिवाइड करता हूं। 1.4095 मैं इसे डिवाइड करता हूं पहले 2 से डिवाइड करता हूं तो मुझे मिलता है 0.70। ये मजा नहीं आया, ये सिंपलेस्ट नहीं है। फिर मैं 3 से करता हूं 0.471 इंटू 3। जब मैंने किया तो मुझे 1.41 आ गया, 1.40 है, 1.41 या 1.4095 तो ऑलमोस्ट एक ही है। तो मैं क्या करूंगा, इसे कैंसिल करूंगा 3 टाइम्स, तो 1/3 अपने को मिलेगा। तो ये सिंपलेस्ट रेशियो है कि नहीं, ये सिंपलेस्ट रेशियो है कि नहीं, यही है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। दैट मींस इस 1/3 चूंकि होल नंबर है, सिंपलेस्ट होल नंबर, this implies law of multiple proportion is valid. Law of multiple proportion is valid. Law of multiple proportion is valid. Law of multiple proportion इसका मतलब क्या है, वैलिड है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इस तरीके से हमने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस पर क्वेश्चंस भी बना लिए। एक बार मैं आपको फिर सब चीज समझाना चाहता हूं कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है कि अगर 2 एलिमेंट हैं और वो 2 से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, 2 एलिमेंट है, 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, तो आप कीजिए क्या, सारे एलिमेंट के केस में एक एलिमेंट का मास फिक्स कर लीजिए और देखिए कि उस फिक्स्ड मास से दूसरा एलिमेंट कैसे रिएक्शन करता है, कौन कौन से मास से रिएक्शन करता है। तो उस दूसरे एलिमेंट के मास को आप लिखिए डिफरेंट कंपाउंड के लिए और उनका रेशियो देखिए, उनका रेशियो आपको होल नंबर आएगा। यहां देख लीजिए, ये y का रेशियो, y का मास, ये y का मास, ये कंपाउंड 1 में है, ये कंपाउंड 2 में है, लेकिन ये कब है, जब x का मास दोनों में फिक्स है। कंपाउंड 1 में भी x फिक्स है, कंपाउंड 2 में भी x फिक्स है, तब ये दोनों मास है। ये कंडीशन है। यहां पर अगर बात की जाए, तो ये कंडीशनल है। ये मास कब निकाला गया है, इस मास को ध्यान दीजिएगा, ये मास कब निकाला गया है, ये मास निकाला गया है, इस बात को ध्यान देंगे आप, ये मास कब निकाला गया है, ये मास तब निकाला गया है व्हेन, ध्यान दीजिएगा, व्हेन मास ऑफ x इज फिक्स्ड इन बोथ कंपाउंड, is fixed in both compound, दोनों फिक्स हो तभी ये मास निकाला जाएगा। और जब ये मास निकलेगा तो ये होल नंबर रेशियो होगा, जब ये मास निकलेगा तो ये होल नंबर रेशियो होगा। और अगर होल नंबर रेशियो है तो हम कहेंगे इट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अब हम लोग एक और क्वेश्चन देख लें। सी वन ऑफ द क्वेश्चंस अगेन, एक और क्वेश्चन देख लिया जाए, एक और क्वेश्चन देख लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन। मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट है और वो ऑक्साइड बना रहा है। अब यहां पर एलिमेंट कोई भी है, कोई एलिमेंट है, वो क्या बना रहा है, ऑक्साइड। ठीक है, 2 किस्म का ऑक्साइड बना रहा है। देखिए मैं कह रहा हूं कोई एलिमेंट है, क्वेश्चन अपना जा रहा है, एलिमेंट है, कोई एलिमेंट है, ये ऑक्साइड बना रहा है, इसे हम कहें ऑक्साइड 1।
इसे कहें ऑक्साइड 1। कोई एलिमेंट है, ये क्या बना रहा है, ऑक्साइड, इसे क्या कहें, ऑक्साइड 1। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बताया जा रहा है, और इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बताया जा रहा है। कितना है ऑक्सीजन की मात्रा, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा है 1.12 लीटर। देखिए मात्रा वॉल्यूम में बताया जा रहा है, मास में नहीं इस बार बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है, 1.12 लीटर है O2 का एसटीपी पर, ऑफ O2 एट एसटीपी। ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन ऑक्साइड 1, प्रेजेंट इन ऑक्साइड 1, प्रेजेंट इन ऑक्साइड 1। क्लियर है। अच्छा, एलिमेंट का मास बताया जा रहा है कि इस ऑक्साइड में एलिमेंट का जो मास है वो 0.9 ग्राम है। फिर कह रहा है कि सेम एलिमेंट ने फिर से ऑक्साइड बनाया है, सेम एलिमेंट ने फिर से ऑक्साइड बनाया है, तो ये ऑक्साइड जो है 2 है, ये ऑक्साइड 2 है। इसका मतलब बोथ ऑक्साइड्स आर डिफरेंट। ये ऑक्साइड 2 है, बोथ ऑक्साइड्स आर डिफरेंट। इसमें मान लेते हैं कि इसका जो एलिमेंट है उसका मास है 2.250 ग्राम। क्या है, 2.250 का मतलब नहीं है, ग्राम लिख देते हैं। ठीक है, इसमें भी मान लिया जाए 1.12 लीटर ऑफ O2 एट एसटीपी है, प्रेजेंट इन ऑक्साइड 2, प्रेजेंट इन ऑक्साइड 2, प्रेजेंट इन ऑक्साइड 2। अब देखिए साफ है, इसमें ऑक्साइड मतलब एलिमेंट होगा और ऑक्सीजन होगा, यानी दो एलिमेंट है। एक कोई एलिमेंट है, एलिमेंट ए बी सी कुछ भी हो, और ऑक्सीजन है। तो ऑक्साइड 1 में भी दो टाइप के एटम है, ऑक्साइड 2 में भी 2 टाइप के एटम है। या ऑक्साइड में भी 2 एलिमेंट है, वो ऑक्साइड 1 में भी 2 एलिमेंट, ऑक्साइड 2 में भी 2 एलिमेंट है। क्लियर है, दोनों सेम एलिमेंट है। अच्छा, दोनों में ऑक्सीजन की मात्रा फिक्स है, तो ऑक्सीजन की मात्रा फिक्स है तो डिफरेंट क्या है भाई, ऑक्सीजन की मात्रा अगर फिक्स है तो डिफरेंट क्या है, डिफरेंट है अपना एलिमेंट की मात्रा। तो सीधी सी बात है, हमें यहां पर ऑलरेडी ऑक्सीजन की मात्रा फिक्स मिल चुका है, ऑलरेडी ऑक्सीजन की मात्रा फिक्स मिल चुका है। तो जब ऑक्सीजन की मात्रा फिक्स मिल चुका है तो पहले हम इसे मास में कन्वर्ट कर लें। मास में क्यों कन्वर्ट करें, क्योंकि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस वॉल्यूम में एग्जिस्ट नहीं करता, मास में एग्जिस्ट करता है ना। तो सबसे पहले हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, ये जो डाटा है क्या ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को प्रूव करता है कि नहीं, इसे चेक करना है। ठीक है, तो आप ये लिखिएगा, सबसे पहले ये लिख लीजिएगा कि डाटा चेक, डाटा इलस्ट्रेट, यहां लिख ही देते हैं, चेक डाटा इलस्ट्रेट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और नॉट, चेक डाटा इलस्ट्रेट, चेक डाटा इलस्ट्रेट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और नॉट, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और नॉट, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, चेक डाटा इलस्ट्रेट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और नॉट। आपको चेक करना है कि ये डाटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस को इंडिकेट करता है कि नहीं। सबसे पहले इसे सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने लिखना शुरू किया ऑक्साइड 1। ऑक्साइड 1 का मतलब क्या है भाई, ऑक्साइड 1 की बात कर लें, ऑक्साइड 1। ऑक्साइड 1 में अपने को क्या क्या इंफॉर्मेशन है, पहला इंफॉर्मेशन है मास ऑफ ऑक्साइड O1, O1 मतलब ऑक्साइड 1, मास ऑफ ऑक्साइड 1 दिया हुआ है 0.9 ग्राम। पहले तो मैंने ये लिख लिया, क्लियर है। उसके बाद ये जो है ऑक्साइड 1 में O2 की मात्रा, ये दोनों में फिक्स है इसलिए इसे भी नहीं लिखते। ये मास ऑफ ऑक्साइड 1 है। अच्छा, ऑक्साइड 2 का भी मास लिख लें। ऑक्साइड 2 का मास क्या है भाई, देखिएगा MO2, ये अपने को मिल गया है 2.25 ग्राम, इतना हमने ले लिया है। दोनों केस में, इसमें भी और इसमें भी ऑक्सीजन की मात्रा फिक्स्ड है।
और वो है 1.12 लीटर ऑफ O2 एट एसटीपी। 1.12 लीटर ऑफ O2 एट एसटीपी। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन की मात्रा निकालते हैं। सबसे पहले डाटा तो हमने नोट कर ही लिया। अब सबसे पहले हम ऑक्सीजन की मात्रा निकालते हैं, मास निकालते हैं। तो लिखेंगे मास ऑफ 1.12 लीटर ऑफ O2 एट एसटीपी। ये सिंपल कैलकुलेशन है। हमें मालूम है कि नंबर ऑफ मोल निकालना होगा और मोलर मास से इसे गुना करना होगा। नंबर ऑफ मोल निकालकर मोलर मास से गुना करना होगा। अगर हम नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल निकलेगा गिवन वॉल्यूम यानी 1.12 लीटर अपॉन 22.4 लीटर और मोलर मास 32 होता है, कई बार ही हो चुका है। तो इसे जरा सा देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स में चला जाएगा, ठीक है ना, 20 टाइम्स में, और ये हो जाएगा 16 और 10 मतलब 1.6 ग्राम। 1.6 ग्राम ऑक्सीजन है। 1.6 ग्राम ऑक्सीजन है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ऑक्साइड 1 हो या ऑक्साइड 2 हो, दोनों में क्या है अपना मास जो है 1.6 ग्राम है। मास कितना है बोलिए? 1.6 ग्राम है। एनी डाउट? तो सबसे पहले अब हम ऑक्साइड 1 में देखते हैं। ऑक्साइड 1 में बात करिए। ऑक्साइड 1 में 0.9 ग्राम है। 0.9 ग्राम तो सही नहीं लग रहा है। 0.9 ग्राम सही नहीं लग रहा है। ये 2.9 कर लीजिए। 2.9 ग्राम है। कितना है? 2.9 ग्राम। इसे सॉल्व कर लीजिए, ये ठीक कर लीजिए। 2.9 ग्राम है। वो क्वेश्चन में भी पूरा कर लीजिएगा ठीक। 2.9 ग्राम है। 0.9 ग्राम नहीं, कितना है? 2.9 ग्राम है। 2.9 ग्राम है तब बन पाएगा। मुझे गलती से लिखा गया। तो देखिए अब हम ऑक्साइड 1 की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब हम ऑक्साइड 1 की बात करते हैं। ऑक्साइड 1 में अगर बात की जाए, मास ऑफ ऑक्साइड 1 क्या है? 2.9 ग्राम। मास ऑफ ऑक्साइड 1 क्या है? 2.19 ग्राम। तो मास ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा? नहीं, मास ऑफ ऑक्सीजन देखिए, मास ऑफ ऑक्सीजन अपने को मिला है 1.6, तो मास ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा? मास ऑफ एलिमेंट हो जाएगा 2.9 1.6 639 1.3 ग्राम। 1.3 ग्राम डिफरेंस निकालने से। ये है ऑक्साइड। ऑक्साइड का 0.9 मैंने दिखाया था, उसे 2.9 कर लीजिए। तो ये है 2.9 ग्राम। मास ऑफ ऑक्सीजन है 1.6 ग्राम जो कि अभी निकला है। तो एलिमेंट का मास अपने को ये मिला। तो ऑक्साइड 1 में हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऑक्साइड 1 में हम लिख सकते हैं MO अपॉन ME। MO अपॉन ME। MO है 1.6 और ME है अपना 1.3। क्लियर है? अब हम ऑक्साइड 2 की बात करें। अगर हम ऑक्साइड 2 की बात करें, ऑक्साइड 2, तो ऑक्साइड 2 में MO2 अपने को कितना मिला है? 2.25 ग्राम। 2.25 ग्राम MO2 मतलब ऑक्साइड 2। ऑक्सीजन तो यहां भी सेम है और वो है 1.6। तो जा बताइए Me कितना हो जाएगा? Me बराबर हो जाएगा 2.25 1.60। ये हो गया 5 और ये कितना हो गया? 6 6 12 यानी 0.65 ग्राम। क्लियर है? तो हम अगर मास ऑफ O अपॉन मास ऑफ E निकाले तो अपने को मिल जाएगा, मास ऑफ O कितना है? 0.65। 0.6 नहीं, मास ऑफ O तो वही रहेगा ना, 1.6, सॉरी 1.6, और मास ऑफ E कितना है? 0.65। तो देखिए यहां ये ऑक्सीजन जो है कांस्टेंट है, यहां ऑक्सीजन कांस्टेंट है, ऑक्सीजन का मास सेम है। तो हमें किसका देखना है रेशियो? हमें देखना है इसका 1.3 और 0.6 का। तो हम लिख सकते हैं मास ऑफ एलिमेंट इन ऑक्साइड 1 O1 अपॉन मास ऑफ एलिमेंट ऑक्साइड 2। ऑक्साइड 2 कितना है भैया? ऑक्साइड 1 में कितना है? ऑक्साइड 1 में है 1.3,
ऑक्साइड 2 में कितना है? ऑक्साइड 2 में है 0.65, यानी साफ साफ दिख रहा है हमें कि ये कितना हो गया 5, 1/5। ये देखिए ये कैंसिल करिए, 13 से हो गया 30, 130, ये 5 यानी 2 है, 2। देखिए ये रेशियो सिंपलेस्ट रेशियो है 2/1 कर सकते हैं, 2 या 2/1 कर सकते हैं। तो क्या देखा हमने कि ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस को फेवर कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है, यानी कि ये इलस्ट्रेट कर रहा है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फेवर कर रहा है या इलस्ट्रेट कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। क्या ये समझ में आ गया? तो अगर हम गौर से देखें तो एक बार फिर इन्हें नट से बात कर लें। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बहुत ध्यान दीजिएगा, 2 एलिमेंट होगा कई कंपाउंड बनाएगा, 2 एलिमेंट होगा कई कंपाउंड बनाएगा। आपको क्या करना है? सारे कंपाउंड के एलिमेंट्स के रेशियो निकाल लेने हैं। उसके बाद कोई एक एलिमेंट पकड़ लेना, जैसे नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके 2 या 2 से अधिक कंपाउंड बनाए, तो या तो नाइट्रोजन या ऑक्सीजन किसी एक को पकड़ लीजिए और उस सारे रेशियो में उसके वैल्यूज बराबर कर लीजिए। जब आप नाइट्रोजन को पकड़कर नाइट्रोजन के सारे वैल्यूज को बराबर करेंगे तो उसी जब आप उसे बराबर कर रहे होंगे तो उसी के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन के वैल्यूज भी बन जाएंगे। अब जब नाइट्रोजन सारे कंपाउंड में नाइट्रोजन के वैल्यूज बराबर हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, जिस एलिमेंट के वैल्यूज बराबर नहीं उनके रेशियोज देखने हैं, वो रेशियो होल नंबर में आएगा। यही लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। 2 एलिमेंट जैसे ऑक्साइड में बात करिए, ऑक्साइड 1 और ऑक्साइड 2 में बात करिए। यहां देखिए ऑक्साइड 1 में ऑक्सीजन दोनों में क्या है? सेम है। जब दोनों में सेम है तो हमें इसे नहीं देखना, इनके रेशियो देखने हैं। जो दूसरे एलिमेंट हैं उनके रेशियो देखने हैं। अगर उनके रेशियो समान अपने को मिलके रेशियो होल नंबर में मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये मल्टीपल प्रोपोर्शंस को सपोर्ट कर रहा है। तो चलिए इस एपिसोड में या इस थ्योरी सीरीज में आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी खत्म हो गया। अगले में हम लोग लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन देखेंगे। अगले में लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन देखना है और एक है लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। ये 2 के बाद लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन से लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन खत्म हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा होगा। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कंपटीशन से ज्यादा स्कूल के एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसा नहीं है, कंपटीशन में कोई भी चीज लेस इंपॉर्टेंट नहीं होता, कोई भी चीज लेस इंपॉर्टेंट नहीं होता। और जब तक आप सब्जेक्ट को अच्छे से नहीं जानेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू सक्सीड इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, राइट? तो आपको इसी को ध्यान में रखते हुए ये पढ़ना है। अगर आपको ये सब समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी में से है, ठीक है? इसे प्रोपोगेट करना, ठीक है? इसे आप प्रमोट करिए अपने अपने सोशल साइट पर। गुड डे।